क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है, इससे दुनिया में न सिर्फ इंसान बल्कि दूसरी जितनी भी अनवा हैं, स्पीशीज़ जिन्हें हम कहते हैं, सब बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। ज़ाहिर है। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरह से अभी मैं बात भी कर रही थी कि हम अनफॉर्चुनेटली ये हमारी प्रायोरिटी का भी हिस्सा नहीं, शायद हम इस इशू को इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं कि ये जो दरख्तों का कटना है या दीगर चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं, मौसमों का प्रोलॉन्ग होना है, सुनामीज़ आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो इस पे इक़दामात कितने ज़रूरी हैं, और अभी हम कराची को अगर स्पेसिफिकली डिस्कस करें। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर हो रहा है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की, तो उसमें ये वो वाली क्लाइमेट की टाइप है जो कि इंसानी मुदाखलत की वजह से तब्दीलियां आ रही हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, तब से हमने कार्बन की कंसंट्रेशन अपने एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो है वो खारिज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक नेचुरल इम्बैलेंस हुआ है और ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से फिर मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। कहीं पे बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं और हीट वेव्स आ रही हैं। अभी पिछले दिनों जो हमने हीट वेव का एक्सपीरियंस किया है, दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हीट वेव ड्यूरिंग लास्ट डेकेड। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें इंसानी लापरवाही की वजह से जब आलूदगी बढ़ेगी तो उसका क्लाइमेट पे असर पड़ेगा और उसकी फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हमें सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आपने भी खुद भी बात की, अब मैं कराची की ये पिक्चर जो हम दिखा रहे थे, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कराची के अंदर भी, जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जो हमने पिक्चर भी देखी है उसमें ग्रीनरी नाम की चीज़ नहीं है, दो कि ऑलरेडी हमें वहाँ पे उस तरह से नज़र नहीं आता। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ज़ाहिर इंडस्ट्रीज़ हैं, एक प्रॉपर सेटअप है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, आबादी भी उतनी है। वहाँ पर ग्रीनरी के ऑल्टरनेट के ऊपर हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं और आलूदगी बढ़ती ही चली जा रही है, और वो समंदरी आलूदगी तो हमारे सामने है जो कराची के सी का हाल है या ओशन का। अच्छा, कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कराची का साइज़ जो है अर्बन एरिया का बहुत बढ़ चुका है, और उसको इस स्टेज पे सस्टेनेबल करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह पूरे मुल्क से बल्कि इंटरनेशनली माइग्रेशंस हुई हैं कराची के अंदर, उसकी वजह से ये एक बहुत मेगा सिटी बन चुका है। अब हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो माजी में हो गया वो तो हो गया, अब फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। हम कराची के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। ऑलरेडी कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है, उन्होंने एक सक्सेसफुल एक वहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया है जिसमें एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया है। ठीक है। अब ये अर्बन फॉरेस्ट ये एक पूरे कराची के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन ये एक काफ़ी तो नहीं है ना। अभी इसके लिए ये है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो हर फर्द को इसमें रोल अदा करना है। ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांटेशन कर ली। अब मेरा अगला सवाल भी प्रोफेसर यही है कि एक आम शहरी इसमें क्या हिस्सा डाल सकता है, क्योंकि जाहिर है अब इदारे अपने तौर पे हमें पता ही है कितने कैपेबल हैं या कितना उनमें कैपेसिटी है। अर्बन फॉरेस्ट तो जाहिर इतने बड़े शहर के लिए काफ़ी भी नहीं है, हर इंडिविजुअल भी तो कोई कंट्रीब्यूशन दे सकता है। अच्छा, इसमें कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो कराची में हम सबसे पहले तो वो स्पेस आइडेंटिफाई करनी चाहिए जहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट डेवलप हो सकता है। अब ये अर्बन फॉरेस्ट जब किसी भी सिटी के अंदर डेवलप होता है तो वो परिंदों की अनवा, वो जानदारों की अनवा जिनको हमने वहाँ से निकाल के शहर बसाए थे, जब ये अर्बन फॉरेस्ट बनेंगे तो उन परिंदों की और उन जानवरों की उसमें वापसी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक सस्टेनेबल अर्बन इकोसिस्टम डेवलप होगा। दूसरा, कराची इस लिहाज से भी बड़ा सेंसिटिव है, ये कोस्टल एरिया है, और दूसरा इसकी जो ईस्टर्न साइड है वो इंडस डेल्टा के ऊपर वाक़ है। ठीक है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा जो है उसके अंदर
अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पिछले 50-60 साल में बड़ी तेज़ी से इनमें कमी हुई है। अच्छा। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं कि जिनकी वजह से न सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं बल्कि बहुत सारी स्पीशीज़ अनवा जो है उनको एक हैबिटेट जिसे हम मस्कन कहते हैं, घर, वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो तेज़ी से कम हुए। अच्छा, इस हवाले से भी कई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। उनमें एक WWF पाकिस्तान जो है वो भी सरे फहरिस्त है। ऐसी ड्राइव्स, प्लांटेशन ड्राइव्स हो रही हैं कि वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्टेशन जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हर सोसाइटी के, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर रिलीजियस पार्टी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इवन मैं तो इस फेवर में भी हूँ, स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में डिग्रीज़ उन लोगों को दी जाएं जो कम अज़ कम अपनी डिग्री के दौरान 10 पौधे लगाएं और उनकी केयर करें। वाह, ज़बरदस्त, बड़ी आपने खूबसूरत बात की है कि वाकई हमें कंपल्शन होनी चाहिए कि डिग्रीज़ आपको इस सूरत में मिलें। और ये इतना ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि फॉर द लॉन्गर रन आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए ये कितना नुकसानदेह। अच्छा प्रोफेसर, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, इलाके हैं जहाँ पे इर्द गिर्द लोगों को ग्रीनरी नहीं है ही नहीं वहाँ पर उन इलाकों में। वो मकामी लोग अपने तौर पे कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इंडोर प्लांट्स हैं या आप अपनी जो गैलरीज के अंदर कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं, दो कि उनकी रूफटॉप्स के ऊपर इवन उसकी कंट्रीब्यूशन बड़ी कम है, लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ एफर्ट तो पुट हो सकती है। अच्छा, घरों के अंदर इंडोर प्लांटेशन भी होनी चाहिए। इसका बड़ा इवन हेल्थ के ऊपर और एयर क्वालिटी के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे शेडी और इंडोर प्लांट्स हैं वो हम लगा सकते हैं। और जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है, मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ ही जाऊंगा। हमने बहुत सारी ऐसी प्लांट स्पीशीज़ जो बाहर दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई। उसमें यूकलिप्टस है, कोनोकार्पस है, ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन्होंने हमारे माहौल को डिस्टर्ब किया है। अच्छा। जो हमारी मकामी प्लांट की स्पीशीज़ हैं हमें उनको दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और हमारी प्लांट स्पीशीज़ जो मकामी हैं ऐसी हैं, ये ड्राउट रेजिस्टेंट है, इवन पानी की शॉर्टेज को भी टॉलरेट कर सकती हैं। इसमें और हमने अपनी स्पीशीज को नहीं किया, हमने जो बाहर से इंपोर्ट कराए उसने कहीं ना कहीं डैमेज ही किया है। वो हमारे माहौल के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाई और बल्कि उसकी वजह से हमारे माहौलियाती प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा। और जो आप अपने हमारे लोकल प्लांट्स की बात करें जिनका आप अभी मेंशन करते हैं और मैंने गलती से आपको इंटरप्ट कर दिया, आप प्लीज़ वो कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, इसमें अकेशिया कीकर की बहुत सारी हमारी अपनी स्पीशीज़ है और जीजीफस है, बेरी जिसे कहते हैं, और नीम है, बकैन है, दरेक है और बबूल है और जंड है, करीर है। ये ऐसे पौधे जो हमारे अपने हैं और हमारे कल्चर के अंदर भी जो है इनका जिक्र है। और हमारा क्योंकि ये इंसान जो है ये इसकी अपने माहौल के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग अडेप्टेशन है। हम देखते हैं कि डायरेक्शनलेस और रूथलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के दौरान हमारा अपने नेचर के साथ और माहौल के साथ रिश्ता बड़ा कमज़ोर हो गया है। हमें अब ये करना चाहिए, जो स्पीशीज़ को हमने अपने घरों से निकाला, अपने इलाकों से निकाला, उनको वापस लाना चाहिए। और एक नेचर के साथ हमें एक एग्रीमेंट करना चाहिए, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन। नेचर के साथ जो हमने जुल्म किया है ना, हमें वो गलती तस्लीम करनी चाहिए और उसके बाद रिकन्सिलिएशन में हमें उस नेचर को स्पेस देनी चाहिए, उन स्पीशीज़ को स्पेस देनी चाहिए और वो स्पीशीज़ हमारे अर्बन एरियाज़ में वापस आएँ और ताकि हम उनके साथ एक सस्टेनेबल प्लेनेट की तरफ जा सकें। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें अपने नेचर के साथ जो जुल्म किया है उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि जिन पौधों दरख्तों को हम काट रहे हैं और इतनी पुराने दरख्तों को हम काट रहे हैं कि हमें रियलाइजेशन कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये रियलाइज़ हो जाए तो शायद ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं किसी हद तक कम हो जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।